Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss 3D geometry. So JEE मैथमेटिक्स के 3D geometry का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इसके कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, ऑक्टेंस क्या होता है और बाकी कुछ बेसिक्स फार्मूला जैसे कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, लोकेशन ऑफ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। सो इस टाइप की चीज़ें हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे। स्टार्ट कर। तो पहला टॉपिक है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, मतलब कि अगर हमारे पास 3D स्पेस है, किसी पॉइंट की अगर हमें लोकेशन डिफाइन करनी है तो कैसे करेंगे। अगर हम 2D में होते हैं तो फिर अगर मेरे पास कोई पॉइंट होता है मुझे इसकी लोकेशन डिफाइन करनी है तो उसको मैं कह दूंगा x, y इसके कोऑर्डिनेट्स है। कैसे? उसके लिए मुझे दो एक्सिस डिफाइन करने पड़ेगी, x एक्सिस और y एक्सिस। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम x, y कह रहे हैं। इसका मीन ये है कि अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये लेंथ x है और ये लेंथ y है, ये x है और ये y है। सो इस टाइप से हम 2D प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन डिफाइन करते थे। अगर हमें सेम चीज़ 3D में करनी होगी तो यहाँ पर मुझे एक एक्स्ट्रा एक्सिस चाहिए होगी। दो एक्सिस तो होगी x और y, लेकिन एक एक्स्ट्रा z एक्सिस चाहिए होगी। इसका रीज़न ये है कि अगर मेरे पास कोई सा भी 2D शेप है, जैसे कि सर्कल है, इसका मुझे 3D वर्जन बनाना है तो उसको मुझे एक एक्स्ट्रा हाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके वो सिलेंडर बनेगा, उसका 3D वर्जन बनेगा। तो मैंने उसको एक एक्स्ट्रा हाइट प्रोवाइड की, एक और एक्सिस दी परपेंडिकुलर है जो दोनों से, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। सो एक एक्स्ट्रा एक्सिस मैंने ऐड कर दी, z एक्सिस। अब क्या होगा, मान लेते हैं मेरे पास कोई पॉइंट है P, मुझे इसकी लोकेशन करनी है तो डिफाइन करनी है, तो मैं इस पॉइंट से एक क्यूबॉइड बनाऊंगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर तीनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। तो मान लेते हैं कि ये जो है मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप की, तो मान लेते हैं ये लेंथ जो है x है तो इसका x कोऑर्डिनेट x हो जाएगा। अगर ये लेंथ y है तो इसका y कोऑर्डिनेट y हो गया। ये वाली लेंथ z है तो इसका z कोऑर्डिनेट z हो गया। सो इस टाइप से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन 3D स्पेस में डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि साइन कन्वेंशन और ऑक्टेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऑक्टेंस और साइन कन्वेंशन। अब ये मेरे पास है 3D स्पेस, मतलब कि मेरे पास x एक्सिस है, ये x एक्सिस ओरिजिन x डैश, y डैश, z और z डैश, ये मेरे पास हो गया 3D स्पेस। और इस साइड पर है 2D प्लेन, x डैश, y और y डैश। अब जो कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर ऑक्टेंस का होता था, नहीं क्वाड्रेंट्स का होता था, सेम कंसेप्ट यहाँ पर ऑक्टेंस का है। यहाँ पर हम क्वाड्रेंट्स कैसे डिफाइन करते थे कि पूरे प्लेन को, जो हमारे पास दो एक्सिस है, वो 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, तो मैं हर एक रीजन को क्वाड्रेंट कहूँगा। तो मेरे पास हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये मेरे पास हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इस टाइप से हम क्वाड्रेंट्स को डिफाइन करते थे कि पूरे प्लेन को ये 4 रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरे पास क्वाड्रेंट्स हो गए। अब ये जो हमारे पास थ्री एक्सिस है वो पूरे स्पेस को 8 रीजन्स में डिवाइड करता है। सो मैं ईच रीजन को क्वाड्रेंट की जगह ऑक्टेंट कहूँगा। सो इतना तो मुझे पता चल गया कि ऑक्टेंट होता क्या है। अब ऑक्टेंट की नंबरिंग करते हैं, तो मैं ये वाला जो स्पेस है जो फ्रंट में दिख रहा है, मतलब कि जहाँ पर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव है, तो ये मेरे पास हो गया फर्स्ट ऑक्टेंट, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट ऑक्टेंट। अब सेकंड क्या होगा, मैं इसके साइड में चले जाऊँ, ये पीछे वाला जहाँ पर x भी पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है, बस y नेगेटिव है, सो ये मेरे पास हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ऑक्टेंट। x भी पॉजिटिव, बस y नेगेटिव और z भी पॉजिटिव। अब थर्ड में क्या होगा, ये मेरे पास फर्स्ट, उसके पीछे सेकंड, अगर यहाँ पर चले जाते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा थर्ड ऑक्टेंट, जहाँ पर x नेगेटिव है, y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये मेरे पास हो गया थर्ड ऑक्टेंट। फोर्थ में क्या होगा, ये मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके साइड में चले जाते, ये वाला जो होगा वो मेरे पास हो गया फोर्थ ऑक्टेंट, जहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव। फिफ्थ में क्या होगा, ये मेरे पास था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से नीचे आ जाऊँगा, मतलब कि ये वाला जो है, ये वाला जहाँ पर y पॉजिटिव है, z नेगेटिव है और x पॉजिटिव, ये मेरे पास हो जाएगा फिफ्थ ऑक्टेंट। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और z नेगेटिव है, ये मेरे पास हो गया फिफ्थ ऑक्टेंट। सिक्स्थ में क्या होगा, सेम साइकिल में चला होगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इसके नीचे आके तो फिर मेरे पास हो जाएगी फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ और एट्थ। सो बस अब सिक्स क्या होगा, इसके पीछे वाला जहाँ पर y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और z नेगेटिव है, y नेगेटिव है, z नेगेटिव है, y नेगेटिव z नेगेटिव बस x पॉजिटिव है, ये मेरे पास हो गया। इसको यहाँ लिख लेते हैं, सिक्स्थ
कोऑर्डिनेट ऑक्टेंट। ये मेरे पास 5th 6th, अब इसके साइड में चले जाते हैं तो ये मेरे पास हो गया 7th ऑक्टेंट। यहाँ पे x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव है और z भी नेगेटिव है। सो माइनस माइनस माइनस, ये मेरे पास हो गया 7th। 8th में क्या होगा, 5th 6th 7th और ये वाला जो होगा वो मेरे पास हो गया 8th, जहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और z नेगेटिव है। सो x नेगेटिव, y पॉजिटिव और z नेगेटिव। सो इस टाइप से मेरे पास 8th ऑक्टेंट्स होते हैं और बाकी ये हो गई उनकी साइन कन्वेंशन। फर्स्ट ऑक्टेंट जो फ्रंट में दिख रहा है उसके पीछे चल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पर फोर्थ में आ गए तो नीचे जाना है। सो ये जो नीचे फ्रंट में दिख रहा है, फ्रंट में और नीचे है, ये मेरे पास हो गया 5th, फिर 6th 7th और ये लास्ट में हो गया 8th, और ये हो गए उनके साइन कन्वेंशन। सो इस तरह से हमारे पास ऑक्टेंट्स होते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर 2D में होता है, ऑक्टेंट्स और उनके साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट बस यहाँ पर हमें लिख भी देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th और 8th। सो यहाँ पर मेरे पास 8th ऑक्टेंट्स होगी, जो पहले हमने प्लस माइनस लिखा था, सेम यहाँ पर हमें लिखना होगा, ये होगी उनकी साइन कन्वेंशन। सो ये था लोकेशन ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, ऑक्टेंट्स क्या होता है और साइन कन्वेंशन क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े थे, बस उनमें एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट ऐड कर दो तो हमारे पास वो 3D ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज हो जाएंगे। सो पहला आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। सो ये हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, इसके साथ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर भी अगर हम लिख दें, सो ये मेरे पास बन गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1, y1, x1, y1, z1, x2, y2, z2 जो 3D में। सो उनके बीच का डिस्टेंस हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ये हम 2D में लिखते थे और ये हमारे पास आ गया 3D में। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसमें इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन दोनों देखेंगे। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है x1, y1, z1, x2, y2, z2, तो उसका इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अगर मुझे m/n में डिवाइड करना है तो वो इस टाइप से आता था, m + n y2 n y1 m + n। ये था जो हम 2D में पढ़ते हैं। इसमें अगर मैं z का कोऑर्डिनेट भी ऐड कर दूं तो वो मेरे पास बन जाएगा 3D के लिए m z2 + n z1 डिवाइड बाय m + n। इस टाइप से हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लिख सकते हैं 3D के लिए। अगर बस यहाँ पर बीच में माइनस कर दो तो वो मेरे पास बन जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। सो इसको ही कॉपी करना है और बीच में माइनस लिख देते हैं, माइनस 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 माइनस। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। नेक्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसमें क्या करना है, 2D में हम पढ़ते थे x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, z1 + z2 डिवाइड बाई 2 अगर इसमें ऐड कर दें तो ये मेरे पास 3D ज्योमेट्रिकली फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रॉइड। अगर मेरे पास ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, तीनों जो हमारे पास वर्टेक्स है, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला 2D में आता था x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर z कोऑर्डिनेट भी आ गए तो इसका कॉपी हम यहाँ पर लिखेंगे z1 + z2 + z3 डिवाइड बाई 3। ये मेरे पास आ गया सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इन 3D स्पेस। नेक्स्ट अगर इसी तरह से हमें सेंट्रॉइड निकालना हो टेट्राहेड्रॉन का, तो फिर हम क्या करेंगे, टेट्राहेड्रॉन की 4 वर्टिसेस होती है, कुछ इस टाइप की फिगर होती है, नीचे बेस में ट्रायंगल, ऊपर एक पॉइंट, ये मेरे पास होता है इस टाइप का टेट्राहेड्रॉन। 4 पॉइंट्स होते हैं। इसका अगर मुझे सेंट्रॉइड लिखना हो तो अब हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट्स है, चारों के x कोऑर्डिनेट का सम कर दो डिवाइड बाई 4, चारों के y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाई 4, चारों के z कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाई 4। सो इस तरह से हम लिख सकते हैं टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। सो बेसिकली जब भी हमें सेंट्रॉइड की बात करनी हो, कोई भी शेप हो, हमारे पास n पॉइंट्स दे रखे हैं, सेंट्रॉइड निकालने के लिए मुझे उनके सारे कोऑर्डिनेट्स का मीन लेना होगा। यहाँ पर मेरे पास 4 कोऑर्डिनेट्स, सबका सम डिवाइड बाई 4, यहाँ पर 3 थे तो सबका सम डिवाइड बाई 4। सो इस तरह से हम सेंट्रॉइड निकालते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन 3D। 2D में हम क्या पढ़ते थे कि 1/2 डिटर्मिनेंट x1
y1 1 1 1 x2 y2 x3 y3। सो इस टाइप से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ते थे। अगर इसका 3D वर्जन बनाना है तो अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट्स है x1, y1, z1, या फिर आई कर दो xi, yi, zi वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3। ये मेरे पास 3 पॉइंट्स गिवन है ट्रायंगल के। तो अब मुझे अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x y प्लस डेल्टा वाई जेड का स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड एक्स का स्क्वायर। एरिया क्या होगा, इन तीनों टर्म्स के स्क्वायर का होल रूट। और ये मेरे पास तीनों टर्म्स क्या है, पहली टर्म डेल्टा एक्स वाई क्या है, जो हमारे पास तीनों पॉइंट्स हैं उनके एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स पहली 2 रोज में लिख दो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और बाकी लास्ट रो में 1 1 1 और इसका हाफ। ये मेरे पास आ गया डेल्टा एक्स वाई। इसी तरह डेल्टा वाई जेड में क्या होगा, मैं उनके वाई कोऑर्डिनेट्स पहली रो में, जेड कोऑर्डिनेट्स दूसरी रो में, और यहाँ पे लास्ट में 1 1 1। सो इस तरह से मेरे पास डेल्टा वाई जेड आ जाएगा। इसी तरह से डेल्टा जेड एक्स भी मेरे पास आ जाएगा कि यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स, तो लास्ट में 1 1 1। सो ये मेरे पास आ गया कि डेल्टा एक्स वाई क्या होता है, डेल्टा वाई जेड क्या होता है और डेल्टा जेड एक्स क्या होता है। तो बस तीनों की वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है, उनका स्क्वायर करके सम करना है और उसका स्क्वायर रूट कर दो तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन 3D। सो बस ये होता है कि 3D में अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। तो ये सारे टॉपिक आपने वेक्टर्स में पढ़े हुए, बस थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर हो, क्या कहते हैं, ये वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, मुझे इसके डायरेक्शन को साइंस लिखते हैं तो मैं क्या करूँगा कि बस इसके यूनिट वेक्टर लिख दूंगा। किस टाइप से, इस टाइप से लिखना होगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो इस टाइप से मैंने इसके यूनिट वेक्टर लिख दिया, जेड जे कैप प्लस जेड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप। सो ये मेरे पास वेक्टर था, मैंने उसका यूनिट वेक्टर लिख दिया। अब ये जो मेरे पास इसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक्स कंपोनेंट को अब मैं लिख दूंगा एल, और ये जो मेरे पास वाई कंपोनेंट है इसको मैंने कह दिया एम, और जेड कंपोनेंट को मैंने कह दिया एन। सो मेरे पास जो एल, एम और एन है, इनको ही मैं कह दूंगा डायरेक्शन कोसाइंस। सो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, एल, एम और एन, ये मेरे पास हो गया डायरेक्शन कोसाइंस इस वेक्टर के। इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि एक्स क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर करूँ और इसका स्क्वायर करूँ तो सबका सम जो आएगा मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई प्लस जेड का स्क्वायर। सबका सम किया तो ऊपर की टर्म और नीचे की टर्म सेम आ जाएगी, कैंसिल करके 1 आ जाएगा। सो ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। बाकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, उसका मैंने यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हो गए वो मेरे पास हो गए डायरेक्शन कोसाइंस, और ये मैंने इनकी प्रॉपर्टी बता दी। अब इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मैं ये मेरे पास ये वेक्टर है, वेक्टर भी कह सकते हैं, पॉइंट भी कह सकते हैं, x1 एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, या फिर कह लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मेरे पास वेक्टर भी कह सकते हैं, पॉइंट भी कह सकते हैं। अब ये जो मेरे पास वेक्टर है, इस वेक्टर का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विथ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनको मैं डिफाइन करने वाला हूँ। एक्स एक्सिस के साथ मैं कह देता हूँ अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ मतलब जेड एक्सिस के साथ कह देते हैं गामा है, और वाई एक्सिस के साथ मैं कह देता हूँ ये बीटा है। तो अब मैं इन एंगल्स को फाइंड आउट करने वाला हूँ। कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कॉस अल्फा क्या होगा, ये मेरे पास हो गया वेक्टर, मेरे पास अल्फा एंगल, कॉस अल्फा आ जाएगा मेरे पास बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है, जो मेरे पास इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका बेस आ गया, डिवाइड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो हमारे पास इसके यूनिट वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट आ जाता है, जिसके मैं एल भी कह सकता हूँ।
सिमिलरली जो मेरे पास कॉस बीटा आएगा, कॉस बीटा वो मेरे पास m के बराबर आ जाएगा और कॉस गामा वो मेरे पास n के बराबर आ जाएगा। सो इसका क्या कहते हैं सार क्या निकल के आया कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर के लिए मेरे पास कोई पॉइंट है x, y, z, तो उसका मैं यूनिट वेक्टर करूँगा। उसके जो कंपोनेंट्स आएंगे x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, इसको मैं कह दूँगा l, m और n। इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो देखिए, l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो l है मैं उसे लिख सकता हूँ वो कॉस अल्फा के बराबर है, m जो कॉस बीटा के बराबर है और n जो कॉस गामा के बराबर है। तो ये मेरे पास हो गया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा कि यहाँ पर देख लेते हैं कि ये मेरे पास हो गया डायरेक्शन कोसाइंस l, m और n। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है कि अगर मेरे पास a, b और c इस तरह से कि मैं a डिवाइड बाई l करूँ, b डिवाइड बाई m करूँ और c डिवाइड बाई n करूँ, तो ये तीनों जो रेशियोज़ है वो एक सिंगल सेम कांस्टेंट k के बराबर आ जाए। k कोई सा भी कांस्टेंट है बस। अगर ये तीनों रेशियो सेम आ जाए तो फिर मैं कहूँगा कि ए बी सी एक डायरेक्शन रेशियो है और यहाँ पर एलिमेंट ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। सो बस यही कंसेप्ट होता है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का। ये सारी चीज़ें आपने वेक्टर्स वाले टाइम पर भी आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D स्पेस। मतलब कि इस 3D स्पेस में मेरे पास कोई सी भी लाइन गिवन है तो मैं इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करूँगा। उसका फर्स्ट पार्ट है कि अगर मैं उस लाइन पर एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है P, उसका पोजीशन वेक्टर A है और इसे एक पैरेलल वेक्टर भी गिवन है, मतलब कि एक पॉइंट गिवन है और एक पैरेलल वेक्टर गिवन है, तब मैं इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो अब जब भी हमें इस 3D ज्योमेट्री में किसी भी चीज़ की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, जैसे लाइन की होगी, प्लेन की होगी, किसी भी चीज़ की होगी, तो मैं उसे दो फॉर्म में करूँगा। पहला होगा वेक्टर फॉर्म और दूसरा होगा कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर हमने कर लिया तो कार्टेशियन फॉर्म हम अपने आप कर लेंगे, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, बस हमें इसमें कुछ वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट करनी होगी, वो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ। मान लेते हैं पॉइंट Q है, इसका मैंने पोजीशन वेक्टर R मान लिया। अब मुझे इस गिवन इन्फॉर्मेशन को और इस वेरिएबल पॉइंट को लिंक करना होगा किसी भी तरीके से। अब मैं क्या देख सकता हूँ कि जो मेरे पास PQ वेक्टर है और जो मेरे पास ये B वेक्टर है एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। तो अगर मैं PQ की बात करूँ तो PQ इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये मैं कह सकता हूँ। दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब कि ये वेक्टर इस वेक्टर के लैम्डा टाइम्स है, मतलब कि R माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, जहाँ पर लैम्डा कोई सा भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B लैम्डा। सो इस टाइप से ही मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D स्पेस, जो यह है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में किसी भी एक लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब उस पर एक गिवन पॉइंट हो और एक पैरेलल वेक्टर हो, तो ये मेरे पास आ गया वेक्टर फॉर्म में। सेम मुझे इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मान लेते हो जो मेरे पास ए पॉइंट है उसकी पोजीशन वेक्टर x0 i कैप, y0 j कैप प्लस z0 k कैप है। बी वेक्टर को मैं एज्यूम कर लेता हूँ एल आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड एन के कैप है। और आर वेक्टर में एज्यूम कर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरह से मैंने इन वैल्यूज़ को एज्यूम कर लिया। इनको ही मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा, मेरे पास आ जाएगा क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें तो क्या कहते हैं एक्स नॉट प्लस लैम्डा टाइम्स एल आई कैप प्लस वाई नॉट प्लस लैम्डा टाइम्स एम जे कैप प्लस जेड नॉट लैम्डा टाइम्स एन के कैप। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मेरे पास ये आ गया। अब मैं आई के कॉम्पोनेंट्स, जे के कॉम्पोनेंट्स और के कॉम्पोनेंट्स को अगर मैं इक्वेट कर दूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस लैम्डा एल। तो मैं एक्स नॉट को यहाँ पर लिया तो एल से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू लैम्डा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस लैम्डा इंटू एम। तो मैं इसे लिख सकते हो वाई माइनस वाई नॉट डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू लैम्डा। फिर आ जाएगा जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब कि तीनों जो रेशियोज है वो लैम्डा के बराबर है, तो जो लास्ट मैं रेशियो लिख सकता हूँ
लास्ट रेशियो जो मैं लिखूंगा, मतलब कि जो तीनों रेशियोज है वो एक ही वैल्यू के बराबर है, मतलब कि तीनों रेशियोज इक्वल हो गए। सो जो मेरे पास लास्ट इक्वेशन आएगी कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगी x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट डिवाइड बाई m इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई n इज इक्वल टू लैम्डा। ये मेरे पास होगी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन जब हमारे पास एक गिवन पॉइंट हो और एक पैरेलल वेक्टर हो। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हमारे पास एक लाइन पर दो पॉइंट्स गिवन हो तब हम उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास जो दो पॉइंट्स है वो P जिसका पोजीशन वेक्टर A है और दूसरा Q जिसका पोजीशन वेक्टर B है। तो अब जो चीज़ हमें पता है वो ये है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट गिवन हो, पैरेलल वेक्टर गिवन हो, तब मैं किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट गिवन है, अगर मैं कोई पैरेलल वेक्टर फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो पैरेलल वेक्टर कैसे होगा कि मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे पास लाइन L है वो PQ वेक्टर के पैरेलल है। ये मैं कह सकता हूँ लाइन L जो PQ वेक्टर के पैरेलल है, वो बात अलग है कि कोइंसाइड कर रहा है। तो अब मैं क्या कहूँगा कि P के वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। मतलब कि मुझे पैरेलल वेक्टर पता चल गया और मेरे पास एक पॉइंट है। तो अब मैं इसकी इक्वेशन कैसे लिखूँगा कि R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, मैं दोनों में से एक पॉइंट ले लिया, प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। सो इस तरह से मैं वेक्टर फॉर्म में किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ जब मेरे पास उस पर दो पॉइंट्स गिवन हो। अब सेम चीज़ मैं कार्टेशियन फॉर्म में करूँगा, मतलब कि जो भी वैल्यूज़ हैं A की वैल्यू जो B की वैल्यू जो दोनों को यहाँ पर क्या कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में इस वैल्यूज़ को पुट करके मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ए को हमने एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट माना था, ठीक है। ए को मैं ऐसे लिख देता हूँ x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। बी को मैं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। मैंने ए बी की वैल्यूज़ मान ली। अब मेरे पास जो आएगा वो होगा कि इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब क्या होगा ना कि हमने किया क्या है, हमने जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन थी वो ये थी कि R इज इक्वल टू दिस, मतलब कि हमने पैरेलल वेक्टर को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। तो सेम चीज़ क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन थी ये वाई नॉट डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन प्रीवियस केस के लिए। अब हमने इस वाले केस में क्या किया, बस पैरेलल वेक्टर को ही यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर किए। तो अब क्या करेंगे कि जो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स है ए बी, दोनों को माइनस किया, मेरे पास पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। तो मैं एल की जगह एल एम और एन की जगह दोनों के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके जो मेरे पास आएगा वो मैं बस लिख दूंगा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। इनको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर लिख दिया। क्यों किया, क्योंकि दोनों वेक्टर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास बस एक पैरेलल वेक्टर आ जाएगा और बाकी इन्हें मैं एक्स नॉट की जगह इसे x1 y1 और z1 होना चाहिए था। सो इस तरह से हम कार्टेशियन फॉर्म में भी इस केस के लिए जब हमारे पास एक लाइन पर दो पॉइंट्स गिवन है तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेगी कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से। सो ये था कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स गिवन है तब क्या करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमें पता चल गया कि अगर मेरे पास एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो तब हम पैरेलल वेक्टर एक पॉइंट गिवन हो तब हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों केसेस में। और अगर मेरे पास दो पॉइंट्स गिवन हो तब हम दोनों केसेस में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिख सकते हैं। अब इसका ही एप्लीकेशन हम करेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस फाइंड आउट करके। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस इसकी इक्वेशन क्या होगी। एक्स एक्सिस कौन से पॉइंट से पास करता है, ओरिजिन से पास करते हैं 0,0,0। एक पॉइंट मुझे पता चल गया। क्या मुझे कोई पैरेलल वेक्टर पता चल सकता है। अब एक्स एक्सिस से पैरेलल वेक्टर में आई कैप कह सकते हैं, आई कैप एक पैरेलल वेक्टर है, कैप होना चाहिए। तो मुझे एक पॉइंट पता चल गया, पैरेलल वेक्टर पता चल गया। तो मैं इसकी इक्वेशन कैसे लिखूँगा, आर इज इक्वल टू जो मेरे पास क्या कहते हैं, क्या ये पॉइंट, हाँ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, एक्स आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स जो भी मेरे पास पैरेलल वेक्टर है उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब कि जो मेरे पास एक्स एक्सिस की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी वो ये होगी। सिमिलरली वाई एक्सिस की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लैम्डा टाइम्स जे कैप, जेड एक्सिस की लैम्डा टाइम्स के कैप आ जाएगी। ये था मेरे पास किस में, वेक्टर फॉर्म में। अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में करना हो तो मेरे पास जो पॉइंट गिवन है वो है कि जो मेरे पास पॉइंट गिवन है वो है 0,0,0। अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो फिर मेरे पास ये आ जाएगा z माइनस 0 इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट लैम्डा डिवाइड बाय नीचे क्या होगा जो पैरेलल वेक्टर है उनके कोऑर्डिनेट्स।
आई कैप है तो 1 0 0। अब जो डिवाइड में 0 है इसको मैं ये नहीं कह सकता कि डिवाइड बाई 0 जो नॉट पॉसिबल है, ये हमने बस रिप्रेजेंटेशन के लिए किया है कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे हम डिवाइड बाई 0 नहीं कर रहे। तो इस टाइप से मैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखूँगा कार्टेशियन फॉर्म में। सिमिलरली अगर मैं 0 को इधर ले आऊँ और 1 को इधर लिया तो ये मेरे पास आ जाएगी वाई एक्सिस की इक्वेशन। अगर मैं 0 को इधर ले आऊँ और 1 को यहाँ पर ले जाओ तो मेरे पास आ जाएगी जेड एक्सिस की इक्वेशन। सो इस तरह से हम जो तीनों एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनकी इक्वेशन लिख सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म हमने दोनों देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर मेरे पास दो लाइन्स गिवन है तो उनके बीच का हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसे स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये फर्स्ट लाइन है L1 और दूसरी लाइन है L2। मुझे इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। एक लाइन के बारे में मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होती है। अगर मान लेते हैं ये मेरे पास एक लाइन है, सो इसके बारे में अब तक मुझे इतना पता है कि इस पर पॉइंट गिवन मुझे पता है। मान लेते हैं P पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर A है और इससे मुझे एक पैरेलल वेक्टर पता है B वेक्टर। मुझे इससे पास होने वाला एक पॉइंट पता है और एक पैरेलल वेक्टर पता है। अब इसके बेस पे हम दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इन दोनों लाइंस L1 और L2 के बीच में अगर थीटा एंगल है तो इनसे जो पैरेलल लाइंस है, मान लेते हैं ये मेरे पास L1 है तो इससे पैरेलल वेक्टर जो B1 हो गया, L2 है इससे पैरेलल वेक्टर B2 हो गया। तो अगर इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो इनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में भी एंगल थीटा होगा, कह सकते हैं। तो मतलब कि अगर मुझे L1 और L2 के बीच में एंगल बताना है तो ये सेम हो गया कि अगर मैं B वेक्टर और A वेक्टर, B1 वेक्टर और B2 के वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने की जगह मैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करूँगा, जो ईजी है, जो आपने वेक्टर्स में भी पढ़ा होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 डिवाइड बाय B1 का मॉड और B2 का मॉड, वेक्टर्स लगा दो। सो इस तरह से हम किन्हीं भी दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम दूसरा फॉर्मूला लगाए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिस और ये। तो ये मेरे पास हो गया जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड और डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड। तो ये था कि हम किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट कैसे करेंगे। L1 L2 के बीच में एंगल फाइंड आउट करने तो जो इनके बीच में एंगल होगा वो सेम एंगल उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में भी होगा। तो इनके बीच के एंगल निकालने की जगह मैं इनके पैरेलल वेक्टर्स B1 और B2 के बीच में एंगल निकालूंगा, जो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आपने वेक्टर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि क्या कंडीशन है कि दो लाइंस जो परपेंडिकुलर हो या फिर पैरेलल हो। अभी हमने देखा कि अगर मान लेते हैं एक लाइन L1 है दूसरी लाइन L2 है। L1 की इक्वेशन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि R इज इक्वल टू A1 लैम्डा B1, R इज इक्वल टू A2 लैम्डा B2। सो मान लेते हैं मेरे पास दो लाइंस हैं और उनकी इस तरह से वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है। अब क्या कंडीशन है कि दोनों जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर हो या फिर पैरेलल हो। अब मैं क्या कहूँगा कि L1 L2 जो मैंने पहले का कहता है असर्शन यूज़ किया था यहाँ पर, सेम मैं यहाँ पर कहूँगा कि L1 L2 के बीच में मुझे एंगल की बात करनी है तो इसके जगह मैं इनके पैरेलल वेक्टर्स की बात करूँगा कि B1 और B2 के बीच में क्या एंगल है। ठीक है, तो जब मैं बात करूँ कि L1 L2 को परपेंडिकुलर होना है तो इसके जगह क्या मैं कह सकती हूँ कि सेम चीज़ होगी कि B1 और B2 वेक्टर को परपेंडिकुलर होना है। और दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब B1 डॉट B2 0 के बराबर हो। ये कंडीशन होती है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाए। या फिर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में कह रहे हैं सो B1 क्रॉस B2 इसका मॉड शुड बी इक्वल टू B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर। ये मेरे पास हो गया क्रॉस प्रोडक्ट में जो हम कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि दो लाइंस परपेंडिकुलर तभी होगी जब उनके जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए या फिर उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड जो है उन दोनों के मॉड के बराबर हो जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल, दो लाइंस के पैरेलल होने की बात हमें करनी है। तो अब ये दोनों लाइन सेम चीज़ बोलेंगे कि L1 और L2 पैरेलल तभी होगी जब इनके पैरेलल वेक्टर्स पैरेलल होंगे। मतलब कि L1 L2 के पैरेलल होने तो उनके पैरेलल वेक्टर्स को पैरेलल होना होगा। और पैरेलल होने का मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है।
अगर ये चीज़ हम देखें कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है, अब दोनों बीच का एंगल 0 है और ये मतलब कि दोनों जो वेक्टर्स है वो पैरेलल है। अब दो वेक्टर्स पैरेलल तभी होते हैं जब एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स हो, जहाँ पर लैम्डा कोई कांस्टेंट है। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई दो लाइंस के पैरेलल होने की कि L1 और L2 एक दूसरे के पैरेलल हो गए इफ़ L1 जो उनका पैरेलल वेक्टर है B1 जो है लैम्डा टाइम्स है B2 वेक्टर के, तब मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर मैं इसी चीज़ को कहूँ डॉट प्रोडक्ट में, तो फिर B1 डॉट B2 का जो मॉडुलस है वो B1 और B2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। सो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इनके डॉट प्रोडक्ट की बात करूँ, सेम चीज़ अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट में कहनी है तो दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका मॉड वो 0 के बराबर होना चाहिए। सो इस तरह से हम देखते हैं कि दो लाइंस, क्या कंडीशन है कि दो लाइंस जो है परपेंडिकुलर होगी या फिर पैरेलल होगी। दो लाइंस परपेंडिकुलर तब होगी जब उनके जो पैरेलल वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 या फिर उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड उनके इंडिविजुअल मॉडल जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के बराबर हो। सेम अगर मुझे पैरेलल होने की बात करनी कि दो लाइंस पैरेलल कब होगी, तो दो लाइंस पैरेलल तभी होगी जब उनके पैरेलल वेक्टर्स पैरेलल होंगे, मतलब कि एक वेक्टर जो दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स हो। तो B1 इज लैम्डा टाइम्स ऑफ B2, अगर ये हो जाए तब सही है, या फिर उनके जो क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट है उसका मॉड शुड बी इक्वल्स टू उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट या फिर उनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो मॉड है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन थी परपेंडिकुलरिज्म के लिए और पैरेललिज्म के लिए। नेक्स्ट है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब कि इस 3D स्पेस में मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जिसकी हमें लोकेशन भी पता है। तो अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ इस लाइन पे, तो जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसे हम कह देंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब मुझे इस पॉइंट की लोकेशन में कैसे फाइंड आउट करूँगा, तो अब हम वो देखने वाले हैं। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था वो देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और मेरे पास एक पॉइंट गिवन है x0 y0। अब मैं अगर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, मान लेते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेरे पास m आ गया और इसकी लोकेशन जो है अल्फ़ा बीटा है। अब मैं अल्फ़ा बीटा मतलब इस पॉइंट m की लोकेशन फाइंड आउट, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करूँगा वो देखते हैं। तो इसके लिए हम दो कंडीशंस निकालते थे। पहला कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि PM जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन से, PM और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि इन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है उसे -1 होना होगा। तो पहली कंडीशन आई कि M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1। अब दूसरी कंडीशन कहाँ से आएगी, दूसरी ये है कि मैं देख सकता हूँ ये जो मेरे पास पॉइंट है अल्फ़ा बीटा ये इस लाइन पे लाई करता है, तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा प्लस C इसे 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो मेरे पास दो वेरिएबल्स है अल्फ़ा बीटा और दो इक्वेशंस आ गई। तो मैं दोनों को सॉल्व करूँगा, मेरे पास दो वेरिएबल्स है दो इक्वेशंस है, तो मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा। सो ये कंसेप्ट था फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का, किस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब हम सेम चीज़ जो है यहाँ पर 3D ज्योमेट्री में यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी हम कुछ कंडीशंस निकालेंगे और देख लेंगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर की लोकेशंस क्या है। अब ये पहले जो कंडीशन है वो कहाँ से आएगी, मैं देख सकता हूँ कि जो पॉइंट है M ये इस लाइन पे लाई करता है। अगर ये इस लाइन पे लाई करता है तो अल्फ़ा बीटा और गामा को किसी फॉर्म में होना पड़ेगा। किस फॉर्म में होना पड़ेगा कि अगर ये इस लाइन पे लाई करता है तो इसे a लैम्डा प्लस x1 a लैम्डा प्लस x1 b लैम्डा प्लस y1 और c लैम्डा प्लस z1 की फॉर्म में होना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन पे लाई करते हैं हमने यहाँ पर पुट किया हमें बस ये फॉर्म आ गई। तो अल्फ़ा बीटा और गामा को इन फॉर्म में होना पड़ेगा, जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें पता है और ये सारी चीज़ें पता है, बस लैम्डा नहीं पता। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास तीनों की वैल्यू आ जाएगी, तीनों जो मेरे पास अल्फ़ा बीटा गामा है उनकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कि एक कंडीशन अगर मेरे पास और मिल जाए तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ कि PM जो है PM वो परपेंडिकुलर है L के, मतलब कि ये लाइन और ये PM दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब दोनों परपेंडिकुलर तो मैं कह सकता हूँ कि PM वेक्टर का और L वेक्टर का दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूँ तो इसे 0 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, अब L
एल ये कोई वेक्टर तो है नहीं, ये एक लाइन है। तो अगर मैं एल वेक्टर कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इससे पैरेलल वेक्टर, अगर मैं इसके जगह इसका पैरेलल वेक्टर कह देते हैं कि पैरेलल वेक्टर बी है, तो मतलब कि पी एम और बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट उससे 0 के बराबर होना पड़ेगा। पी एम वेक्टर किसके बराबर है, दोनों को मैं माइनस करूँगा तो फिर अल्फ़ा माइनस एल आई कैप प्लस बीटा माइनस एम जे कैप प्लस गामा माइनस एन के कैप। तो इस तरह से मैं पी एम वेक्टर लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आ गया पी एम वेक्टर। और बी वेक्टर मुझे पता है, बी वेक्टर क्या है, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर, जो मेरे पास ये होता है ए बी सी, ये मेरे पास आ गया बी वेक्टर। तो मुझे बी वेक्टर पता है, मुझे पी एम वेक्टर पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो तो मेरे पास एक और कंडीशन आ जाती है, क्या, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए इंटू अल्फ़ा माइनस एल प्लस बी इंटू बीटा माइनस एम प्लस सी इंटू गामा माइनस एन इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास होगी सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन मेरे पास दो कंडीशंस आ चुकी है। पहला जो मैंने देखा था कि जो पॉइंट एम है इस लाइन पे लाया करना चाहिए, तो ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर सारी चीज़ें मुझे नोन है, बस क्या कहते हैं लैम्डा मुझे नहीं पता, तो लैम्डा मुझे फाइंड आउट करने के लिए एक और कंडीशन चाहिए होगी, जो मेरे पास ये आ गई। कहाँ से, कि पी एम जो है इस लाइन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब मेरे पास दो कंडीशंस आ गई, तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, मतलब कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लोकेशंस फाइंड आउट हम कर सकते हैं। सो बस यही मेथड था, क्या कहते हैं कि हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। मतलब कि मेरे पास एक पॉइंट गिवन होगा P, जिसकी मुझे पोजीशन वेक्टर पता है, मतलब इसकी लोकेशन पता है, और मेरे पास एक लाइन गिवन है जिसके हमें इक्वेशन भी पता है कार्टेशियन फॉर्म में। अब मैं इसका इमेज ऑफ अ पॉइंट कैसे निकालूंगा वो देखते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास पॉइंट P है, मैं इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर m, अभी हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे। मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, और ये मेरे पास एल कॉमा एम कॉमा एन है। मुझे ये इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं इसकी इमेज, मान लेते हैं इसकी इमेज पी डैश है, तो मैं इसके पी डैश के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि पी और पी डैश दोनों का मिड पॉइंट देखें तो वो एम आता है, तो मतलब कि मुझे एम पी के कोऑर्डिनेट्स पता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मैं पी डैश फाइंड आउट कर सकता हूँ विद द यूज़ ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। तो मतलब कि मुझे ये पता है, ये पता है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली जब हमने फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर देखा था, तो उसी टाइम हमने इमेज ऑफ अ पॉइंट भी कवर कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ लाइन इन 3D स्पेस। मतलब कि लाइंस किस तरह से बिहेव करती है 3D स्पेस में। तो इस साइड मेरे पास आगे 2D प्लेन में किस तरह से लाइंस होती है और 3D में क्या डिफरेंस आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब 2D में लाइंस किस तरह से बिहेव करती है, उनका नेचर क्या होता है, कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में, कि लाइंस जो है 3 टाइप से होती है। पहला हो गया पैरेलल लाइंस, कि ये इन्फिनिटी पे मीट करेगी या फिर कभी मीट करेगी ही नहीं, चाहे कितना भी आगे चली जाए, ये मेरे पास होगी पैरेलल लाइंस। दूसरा आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि L1 और L2 एक पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तीसरा जो नेचर होता है वो होता है कि दो लाइन से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, मेरे पास होगी कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब कि L1 और L2 एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, तो ये मेरे पास हो गया कोइंसिडेंट लाइन। तो इस टाइप से मेरे पास थ्री टाइप्स के नेचर होते हैं लाइंस के 2D में। अब 3D में क्या डिफरेंस आएगा, 3D में भी पैरेलल लाइंस होती है, 3D में भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, और 3D में भी ओवरलैपिंग लाइंस होती है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है कि 3D में मैं कुछ इस टाइप की लाइंस भी बना सकता हूँ जिससे ये जो एक दूसरे के ऊपर है और टच भी नहीं कर रही। मतलब कि एक लाइन यहाँ से जा रही है और एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक दूसरे को आप ऐसे मत समझना कि इस पॉइंट पे कट कर रही है, ये बस इसका 3D डायग्राम बनाए रखा है। तो मतलब कि एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है, इनको मैं कहूँगा स्क्यू लाइंस। मतलब कि इंटरसेक्ट भी नहीं करी, इस टाइप से भी नहीं, एक दूसरे के ऊपर है, और पैरेलल भी नहीं है, ना ओवरलैप करेगी, इस टाइप से जा रही है। तो ये हो गए मेरे पास स्क्यू लाइंस। तो इस टाइप की लाइंस को मैं कहूँगा स्क्यू लाइंस। तो 3D में लाइंस के 4 टाइप्स के नेचर होते हैं, कि या तो वो पैरेलल होगी, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, या वो ओवरलैपिंग होगी मतलब कोइंसिडेंट होगी, या फिर वो स्क्यू लाइंस होगी, मतलब कि इस तरह से जा रही है। तो ये मेरे पास हो गया नेचर ऑफ लाइंस क्या होता है।
नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जब हम स्क्यू लाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। मतलब कि मेरे पास दो लाइंस है, L1 और L2 दोनों स्क्यू लाइंस है, मुझे इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसका मीनिंग होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कि अगर मैं कोई एक ऐसी लाइन सेगमेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ जो लाइन सेगमेंट जो है इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है, तो ये वाली लेंथ जो होगी इसे मैं कह सकती हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों लाइंस के बीच में। तो अभी मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो लेंथ है ये डी के बराबर है। तो मैं डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, और इसका मैं मॉडुलस फंक्शन लूँगा। रीज़न ये है कि ये जो मेरे पास डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमें मॉड लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का। ठीक है, अब इसके डेरिवेशन क्या है? अब डेरिवेशन जब हम फॉर्मूला को देखने से ही समझ जाएंगे। कैसे? ये जो मेरे पास फॉर्मूला है वो A डॉट B डिवाइड बाय मॉड ऑफ B के टाइप का है। अब ये जो है हमने कहाँ पर देखा है? ये जो है उस चीज़ का फॉर्मूला है कि मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर A यहाँ पर है और दूसरा वेक्टर यहाँ पर है B। अब मुझे क्या करना है? अगर मैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसकी डायरेक्शन में करूँ, मतलब कि मैंने इसको ऐसे किया, तो ये वाली जो लेंथ है इसको मैं कह सकता हूँ कि A डॉट B डिवाइड बाय मॉड B। कैसे? एज्यूम कर लेते हैं दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो फिर अगर मैं इसको कॉस थीटा लूँ, ये मेरे पास लेंथ जो है मॉड है, तो ये जो मेरे पास लेंथ होगी वो मॉड ए इंटू कॉस थीटा होगी। कॉस थीटा को हम A डॉट B डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ B कह सकते हैं। मॉड ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा A डॉट B डिवाइड बाई मॉड ऑफ B। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास डिस्टेंस है वो बराबर है इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ B1 क्रॉस B2। अब यहाँ पर B1 B2 का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा? जब भी मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो इसका मीनिंग है कि मैं एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करूँ जो दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर है। मतलब कि अगर मेरे पास ये B1 है, ये एक B2 है, तो मैं एक ऐसा वेक्टर B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट करूँ जो दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर है, दोनों से 90 डिग्री बना रहा है। तो ये होता था क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग। तो अब यहाँ पर अगर मैं इन सारी चीज़ों को कंपाइल करूँ तो क्या होगा कि अगर मैं इस वेक्टर का A2 - A1 मेरे पास ये वेक्टर आएगा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर मैं B1 क्रॉस B2 की डायरेक्शन में करूँ तो मेरे पास दी डिस्टेंस आ जाएगा। अब कैसे आएगा? अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरे पास ये लाइन है इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये जो है B1 और B2 के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए क्योंकि दोनों से परपेंडिकुलर है। तो फिर ये मेरे पास आ गया B1 क्रॉस B2, जो भी मेरे पास वेक्टर आएगा वो ये उस डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का जो मेरे पास A2 - A1 है उसका प्रोजेक्शन करूँ तो फिर मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी जो मेरे पास हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यही होता है प्रूफ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, और ये मेरे पास उसका फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। मतलब कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस गिवन है तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर दो लाइंस पैरेलल है मतलब कि इनका जो पैरेलल वेक्टर है उन्हें सेम होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसका पैरेलल वेक्टर भी B1 है, इसका भी पैरेलल वेक्टर B1 है, और ये मेरे पास उनकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस गिवन है। इनके जो पॉइंट्स है जिनसे ये पास करे वो डिफरेंट हो गए, एक हो गया A2 और दूसरा हो गया A1। अब मुझे इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मान लेते हैं डिस्टेंस दी है इज इक्वल टू A2 - A1 क्रॉस B1 इसका मॉड डिवाइड बाय मॉड ऑफ B1। ये मेरे पास होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस में बीच में डॉट प्रोडक्ट था और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट था। पैरेलल लाइंस वाले में क्या होगा कि बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सो दोनों फॉर्मूलास लगभग सिमिलर ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि इनके बीच में हमें क्रॉस प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। सो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब इसका अगर हमें डेरिवेशन करना हो तो कैसे करेंगे कि ये जो वेक्टर है
A2 माइनस A1। अगर मैं इस A2 माइनस A1 वेक्टर का प्रोजेक्शन कर दूँ इस डायरेक्शन, मैंने इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी, और यही लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, यही लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो मुझे बस इसका प्रोजेक्शन करना है इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे एक ये वेक्टर पता है A2 माइनस A1, मुझे A2 माइनस A1 वाले वेक्टर पता है, और एक ये B1 वेक्टर पता है जो पैरेलल वेक्टर है। तो अगर ये मेरे पास B1 वेक्टर कह देते हैं, A2 माइनस A1 B1 वेक्टर, अगर मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता है थीटा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इस एंगल को भी थीटा होना पड़ेगा। ठीक है, ये लेंथ मुझे पता है A2 माइनस A1 का मॉड इस वाली लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। मुझे ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब कि मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ साइन थीटा का यूज़ करूँगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस क्या है A2 माइनस A1 का मॉड। अब साइन थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो वेक्टर्स A2 माइनस A1 और B1 वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, मुझे इसका साइन थीटा फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा बराबर होता था A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट अगर B1 से कर दें डिवाइड बाय A2 माइनस A1 का मॉड और B1 का मॉड। साइन थीटा इसके बराबर होता था, और हाइपोटेनस जो है इसके बराबर है। अगर मैं इसे इस साइड ले जाऊँ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, मॉड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट B1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ B1। सो इस तरह से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ दोनों के बीच का डिस्टेंस। हमने क्या किया, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले लिया, तो मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, दोनों सेम ही है। तो ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। अब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेगी, इसका क्या कंडीशन है। 3D स्पेस में लाइंस के चार टाइप्स के नेचर थे कि या तो वो पैरेलल हो, या फिर वो इंटरसेक्टिंग हो, या फिर स्क्यू लाइंस हो, या फिर वो कोइंसिडेंट लाइंस हो। अब कोई दो लाइन से इंटरसेक्टिंग हो तो इसका मतलब है कि उन्हें पैरेलल इंटरसेक्टिंग हो, तो फिर इसका मतलब उन्हें स्क्यू लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस नहीं होना चाहिए, तो फिर उन्हें स्क्यू लाइंस नहीं होना चाहिए। अगर दो लाइंस स्क्यू लाइंस नहीं है तो इसका मतलब है कि जो अभी हमने पढ़ा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, तो अगर मैं उस डिस्टेंस को 0 के बराबर कर दूं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वो दो लाइंस स्क्यू लाइंस के बराबर नहीं होगी। तो मान लेते हैं मेरे पास पहली लाइन है R1 A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1, दूसरी है R2 A2 प्लस म्यू टाइम्स B2। ये मेरे पास दो लाइंस थी, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कैसे डिफाइन करता था, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूं, इसको अगर मैं 0 के बराबर कर देता हूँ तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, स्क्यू लाइंस नहीं रहेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। तो मतलब कि अगर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट, अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो ये हो गई कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस जिनकी इक्वेशन की है, दोनों इंटरसेक्टिंग तभी होगी जब उनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला 0 के बराबर हो जाए, मतलब कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाए। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई, कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ये हो गया। अब ये जो कंडीशन आई कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होगी, मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि दो लाइन से कोप्लेनर तभी होगी जब ये कंडीशन होगी। तो मतलब कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस एंड कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइंस दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों इसके बराबर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है जो भी लाइंस वाला पोर्शन था कि इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब एक पैरेलल वेक्टर एक पॉइंट गिवन हो, जब दो पॉइंट गिवन हो, तो और बाकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यू लाइंस क्या होता है, वो सारा लाइंस का जो भी पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हम कैसे लिख सकते हैं। तो किसी भी प्लेन की, प्लेन हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेन मतलब कि
जैसे 2D प्लेन होता था, ये जो बोर्ड है ये भी एक प्लेन ही है। तो ये मेरे पास हो गया कि प्लेन क्या होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि तो अब तक हमने लाइंस का पोर्शन देख लिया, मतलब कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। तो ये था हमारे पास लाइंस का पोर्शन। नेक्स्ट आता है प्लेन्स। अब प्लेन क्या होता है कि जैसे कि ये मेरे पास बोर्ड है तो ये प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन भी एक प्लेन है। मतलब कि अगर मैं कोई सा भी एक सरफेस ले लूँ इस टाइप का तो वो प्लेन हो जाएगा। ये भी एक प्लेन है। तो ये होता है कि प्लेन होता क्या है। नेक्स्ट आता है कि हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे कैसे। अगर हमें किसी भी चीज़ की इक्वेशन निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उस प्लेन के बारे में, और हम क्या करेंगे एक वेरिएबल पॉइंट मान लेंगे। जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन है और एक वेरिएबल पॉइंट, अगर हम दोनों को एक किसी भी एक रिलेशन से लिंक कर सके तो वो रिलेशन ही इस चीज़ की, इस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट केस है उसमें हमारे पास इक्वेशन निकालनी है प्लेन के, गिवन हमारे पास एक पॉइंट है और एक नॉर्मल वेक्टर है। मतलब कि इस प्लेन पर एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर A है, और एक नॉर्मल वेक्टर n गिवन है। अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। क्या करना होगा, इस पर एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। हमने एज्यूम किया एक वेरिएबल पॉइंट Q, उसका पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं R वेक्टर है। अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। रिलेशन क्या होगा कि जो Q पॉइंट है वो इस प्लेन पे लाया करता है, और इस प्लेन से परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो n वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो n वेक्टर है और पी क्यू वेक्टर ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर n वेक्टर मतलब नॉर्मल जो है इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आया। इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखेंगे कि n वेक्टर और पी क्यू वेक्टर दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूँ तो इसे ज़ीरो होना चाहिए। कोई भी दो लाइंस, कोई भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। अब इसको और अच्छे से लिखें तो पी क्यू वेक्टर की जगह मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गई फाइनल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन वेक्टर की जगह एन कैप लिख लो, सेम रहेगा। तो ये आ गया कि वेक्टर फॉर्म में हम किसी भी प्लेन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि आर वेक्टर को मैंने माना था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ए वेक्टर को एक्स नॉट आई कैप वाई नॉट जे कैप जेड नॉट के कैप एज्यूम कर लेते हैं, और नॉर्मल वेक्टर को एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप एज्यूम कर लेते हैं। दोनों को माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म, एक प्लेन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या किया हमने कि ये जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आई उसमें अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर दूँ, आर के जगह मैंने एक वेरिएबल एक वेक्टर ले लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इनकी मैंने वैल्यूज अज्यूम करके इस इक्वेशन में रख दे तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये मेरे पास होगी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर हमारे पास ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास किसी प्लेन पर 3 पॉइंट्स गिवन है तो तब मैं उस प्लेन की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि 3 पॉइंट्स, उनके पोजीशन वेक्टर मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्लेन पर एक वेरिएबल पॉइंट आर एज्यूम कर लिया कि मेरे पास एक वेरिएबल पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर आर है। अब मुझे इन 3 पॉइंट्स और इस चौथा जो वेरिएबल पॉइंट है इनको किसी रिलेशन से लिंक करना है। मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे पास ए वेक्टर बी सी और ये आर, ये सारे कोप्लेनर हैं, ये कोप्लेनर है। जब 4 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो फिर 4 वेक्टर्स की कोप्लेनारिटी देखने के लिए हम क्या करते हैं कि उनमें डिफरेंस मतलब कि अगर मैं एक वेक्टर पकड़ता हूँ ए, तो ए माइनस बी, क्या कहते हैं ए माइनस सी और ए माइनस आर, इन वेक्टर्स को भी कोप्लेनर होना पड़ेगा। अगर ये 4 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो इन 3 वेक्टर्स को भी कोप्लेनर होना पड़ेगा।
अगर ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो इसका मीनिंग हुआ कि इन 3 वेक्टर से बनने वाला पैरेललोपिड का वॉल्यूम 0 होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट जो है इनका 0 होगा। तो ये मेरे पास रिजल्ट निकल के आया कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a माइनस बी, a माइनस सी और यहाँ पर a माइनस आर, अगर मैं इन तीनों वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट कर दूँ तो इन्हें 0 आना पड़ेगा। बस यही मेरे पास इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। जब मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि इस प्लेन पर मुझे 3 पॉइंट्स गिवन है, मतलब उनके पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो ये हमने देखा कि अगर मेरे पास प्लेन में 3 पॉइंट्स गिवन हो, मतलब कि वो प्लेन जो इन 3 पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो मैं उस प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेम इसमें अगर मैं इनमें वैल्यूज पुट कर दूँ ABC की और R वेक्टर की, तो मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर मेरे पास एक प्लेन गिवन है जिस पे गिवन पॉइंट है और 2 पैरेलल वेक्टर्स है, तो मैं उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, 2 पैरेलल वेक्टर्स का मीनिंग है ये दोनों वेक्टर्स जो इस प्लेन से पैरेलल है, आपस में पैरेलल नहीं है। मतलब कि अगर मेरे पास ये प्लेन है तो एक वेक्टर इस साइड हो सकता है तो दूसरा वेक्टर इस साइड भी हो सकता है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या कहते हैं एक दूसरे से पैरेलल नहीं, वो इस प्लेन से पैरेलल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2 वेक्टर्स गिवन है, मैं कर क्या सकता हूँ, मेरी एबिलिटी क्या है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट गिवन हो और एक नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, तो फिर मैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स गिवन हो तो फिर मैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकाल सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट वाली कंडीशन बना दूँ, मतलब कि अगर मैं एक नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं ये देख सकता हूँ कि जो मेरे पास 2 वेक्टर्स है B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, अगर मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूँ तो उस क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग होगा एक ऐसा वेक्टर जो उस प्लेन से परपेंडिकुलर, जिस प्लेन से ये दोनों पास करे, और वो प्लेन क्या है ये। तो फिर मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, B1 क्रॉस B2, ये मेरे पास वो वेक्टर आ गया जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो इसे मैं नॉर्मल वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ और मेरे पास एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर A है। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई R माइनस A डॉट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, B1 क्रॉस B2। तो इस तरह से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो और 2 पैरेलल वेक्टर्स गिवन हो। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है कि अगर मेरे पास उस प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर गिवन हो और मुझे ये पता हो कि जो ये प्लेन है वो ओरिजिन से d डिस्टेंस पर है, तो फिर मैं इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कैसे कर सकता हूँ। मैं कर क्या सकता हूँ, मेरी एबिलिटी क्या है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट गिवन हो और एक नॉर्मल वेक्टर गिवन हो तो मैं प्लेन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। 3 पॉइंट्स गिवन हो तो मैं निकाल सकता हूँ। अगर 2 पैरेलल वेक्टर गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तब मैं निकाल सकता हूँ। अब मेरे पास एक नॉर्मल गिवन है, अगर मैं इस पर एक पॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मैं इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लूँगा। तो मुझे ये पॉइंट M फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका पोजीशन वेक्टर, अगर मुझे इतना पता है कि ओरिजिन से ये d डिस्टेंस पर है, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ये वाला वेक्टर है OM वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर दोनों को पैरेलल होना चाहिए, दोनों पैरेलल वेक्टर है। OM वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर वो एक दूसरे के पैरेलल है और जो OM वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड d है। तो मैं कह सकता हूँ कि OM वेक्टर को, पहली बात इसकी डायरेक्शन क्या है, एन कैप की डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड क्या है d। इस तरह से मैं OM वेक्टर को लिख सकता हूँ, मतलब कि मुझे M वेक्टर का पोजीशन M पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता चल गया। तो अब मैं इसकी इक्वेशन कैसे लिखूँगा, R माइनस पोजीशन क्या है उसकी d इंटू एन कैप डॉट नॉर्मल वेक्टर। तो ये मेरे पास होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर मेरे पास एक नॉर्मल वेक्टर गिवन हो और ये प्लेन जो है ओरिजिन से d डिस्टेंस पर है, तो हम इसके इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर मेरे पास जैसे कि आपने लाइंस में देखा होगा कि मेरे पास ये XY एक्सिस है और एक लाइन है, यहाँ पर इसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते थे, x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1। इसे हम कहते थे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस था, यहाँ पर प्लेन्स है। अगर मेरे पास एक प्लेन है जो x एक्सिस के साथ x इंटरसेप्ट उसका a है, y इंटरसेप्ट b है और z इंटरसेप्ट अगर उसका c है, तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, सिमिलर मैनर में x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b प्लस z डिवाइड बाई c इज इक्वल टू 1।
ये मेरे पास होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन जब ये इसके x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट अगर हमें पता हो तो कैसे लिखेंगे। इसका प्रूफ कहाँ से आएगा? सेम, ये जो प्लेन है इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, और अगर कोई प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, अगर मुझे वो 3 पॉइंट्स गिवन है तो मैं उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ प्रीवियस मेथड से। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास 2 प्लेन्स गिवन हो, उसके बीच में हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये मेरे पास है प्लेन 1 और ये मेरे पास हो गया प्लेन 2, दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब जो प्लेन है, प्लेन की डेफिनेशन क्या है, मतलब कि प्लेन को हमने कैसे समझा हुआ है। एक पॉइंट अगर मेरे पास गिवन हो और मेरे पास एक नॉर्मल वेक्टर गिवन है तो मैं एक प्लेन बना सकता हूँ। ये होगी मेरे पास उस प्लेन की डेफिनेशन, मतलब कि हम प्लेन को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन एक प्लेन के बारे में क्या होगी, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। पॉइंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो एंगल है वो जो ट्रांसलेट हो सकता है, वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं नॉर्मल वेक्टर के साथ खेल लूँ तो फिर मैं एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ बिटवीन प्लेन्स। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 2 प्लेन्स हैं, दो प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है। मतलब कि मेरे पास ये 2 प्लेन्स हैं, ये एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे और इसी लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब मुझे 2 प्लेन्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, इस प्लेन का मुझे नॉर्मल वेक्टर पता होगा, मान लेते हैं n2। P1 प्लेन 1 का मुझे नॉर्मल वेक्टर पता होगा, मान लेते हैं n1। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं n1 वेक्टर और n2 वेक्टर, अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट कर लूँ तो मैं इन दोनों प्लेन्स के बीच में भी एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, ये मेरे पास हो गया P2, ये P1। अभी मैं प्लेन्स को लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, इसका नॉर्मल वेक्टर ये और इसका नॉर्मल वेक्टर ये 90 डिग्री 90 डिग्री। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। मतलब कि अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लूँ वो मेरे पास अल्फ़ा आ जाता है। तो अल्फ़ा में 180 माइनस अल्फ़ा जो मेरे पास होगा वो इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल होगा। तो बस यही मेथड होगा कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो एंगल बिटवीन प्लेन्स को फाइंड आउट करने के लिए हम उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करेंगे, उसमें से 180 माइनस कर देंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा एंगल बिटवीन प्लेन्स। कैसे करेंगे देखते हैं। P1 का नॉर्मल वेक्टर n1, P2 का नॉर्मल वेक्टर n2। ठीक है, इन दोनों के बीच के हम एंगल कैसे लिखेंगे, कॉस, मान लेते हैं एंगल अल्फा है, n1 और n2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय उनके मैग्नीट्यूड्स। तो इस तरह से हम दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या कहते हैं, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है प्लेन्स के बीच में। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसी तरह से कॉस ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस n1 डॉट n2 डिवाइड बाय ये। और ये 180 माइनस अल्फ़ा जो है वो प्लेन्स के बीच का एंगल है, क्योंकि जो नॉर्मल्स के बीच का एंगल होगा उसको अगर मैं 180 माइनस अल्फ़ा कर दूँ तो प्लेन्स के बीच का एंगल पता चल जाएगा। तो जो भी प्लेन्स के बीच का एंगल होगा उसका कॉस, उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, मतलब मेरे पास वो एंगल आ गया। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं एंगल बिटवीन प्लेन्स। मेथड क्या है, उनके बीच का नॉर्मल का एंगल फाइंड आउट कर लो और 180 माइनस कर दो। तो बस ये था। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है एंगल बिटवीन लाइंस और प्लेन्स। अगर मेरे पास एक लाइन गिवन है और एक प्लेन गिवन है तो फिर मैं इनके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करूँगा। सेम मेथड हम यूज़ करेंगे। हम प्लेन के बारे में क्या जानते हैं, प्लेन के बारे में मुझे एक पॉइंट पता है और एक नॉर्मल वेक्टर पता है। लाइन के बारे में हमें एक पैरेलल वेक्टर पता है, अगर मेरे पास ये लाइन है तो इसका पैरेलल वेक्टर मुझे b पता है और एक पोजीशन वेक्टर a जिस पॉइंट से वो पास कर रहे हैं। तो ये लाइन के बारे में हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है और ये प्लेन के बारे में। इनमें यूज़फुल चीज़ क्या है, अगर मैं इस पैरेलल वेक्टर और इस नॉर्मल वेक्टर दोनों को यूज़ करूँ तो मैं इस लाइन और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे,
मैं लाइन की जगह अगर इसके पैरेलल वेक्टर का यूज़ करूँ तो एंगल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना एंगल ही थीटा इसके साथ बना रहा होगा तो इसके पैरेलल वेक्टर बी के साथ भी उतना ही एंगल बनेगा। नेक्स्ट, ये मेरे पास होगी लाइन, उसके जगह मैं पैरेलल वेक्टर का यूज़ करूँगा। अब क्या करना होगा, ये जो मेरे पास प्लेन है, मान लेते हैं प्लेन के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं, ये मेरे पास हो गया नॉर्मल, ये 90 डिग्री, तो ये मेरे पास हो गया थीटा और ये 90 डिग्री। तो फिर जो मेरे पास ये वाला एंगल आएगा लाइन और नॉर्मल वेक्टर के बीच का, वो हो गया मेरे पास 90 माइनस थीटा। अगर मैं इस 90 माइनस थीटा एंगल को फाइंड आउट कर लूँ तो मैं थीटा को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। मतलब कि अगर मैं इस लाइन और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लूँ तो इसका मतलब ये होगा कि हमने लाइन और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट अपने आप कर लिया है। हम क्या करेंगे, जो एंगल है उसमें 90 माइनस करके मेरे पास थीटा एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम फाइंड आउट करेंगे पहले पैरेलल वेक्टर बी और नॉर्मल वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। अज्यूम करते हैं वो एंगल अल्फा आ गया। अब अल्फा यहाँ पर क्या है, ये 90 माइनस थीटा वाला एंगल, मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। मुझे थीटा एंगल फाइंड आउट करना है, वही एंगल है प्लेन और लाइन के बीच का एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया, हम क्या करेंगे, नॉर्मल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। फिर अज्यूम कर लेते हैं वो एंगल अल्फा आया है, तो फिर अल्फा जो मेरे पास एंगल आया उसके जगह हम 90 माइनस अल्फा, वो हमारे पास आंसर होगा। अल्फा हमें पता चल गया अल्फा की वैल्यू, तो 90 माइनस अल्फा हमारे पास एंगल बिटवीन प्लेन और लाइन होगा। तो ये मेथड है। नेक्स्ट चलते हैं, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म ऑफ टू प्लेन्स। अगर मेरे पास दो प्लेन है, क्या कंडीशन है, वो पैरेलल हो गया और क्या कंडीशन है वो परपेंडिकुलर हो गया। सो स्टार्ट करते हैं। एंगल बिटवीन, अगर दो प्लेन्स पैरेलल है, मान लेते हैं प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है, प्लेन 1 और प्लेन 2, अगर ये दोनों प्लेन्स पैरेलल है तो फिर क्या होगा कि अब मान लेते हैं कि जो प्लेन 1 है उसकी इक्वेशन x ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। अज्यूम करते हैं फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है, फिर सेकंड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। अगर मेरे पास दो प्लेन्स पैरेलल है, P1 और P2 दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल है, और P1 की इक्वेशन मुझे पता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो फिर जो सेकेंड प्लेन होगा उसकी इक्वेशन भी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस यहाँ पर डी के जगह कोई और कांस्टेंट होगा, एज्यूम कर लेते हैं e इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि स्टार्टिंग वाला पोर्शन सेम रहेगा, बस ये जो कांस्टेंट टर्म है वो चेंज होकर दूसरी हो जाएगी। तो बस यही था कि अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो स्टार्टिंग टर्म सेम रहेगा और लास्ट टर्म चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हो गए तो क्या होगा। अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि उनके नॉर्मल वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। मतलब कि अगर मेरे पास ये प्लेन है और ये प्लेन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो इनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं तो इसका मीनिंग है दोनों का डॉट प्रोडक्ट को 0 होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मेरे पास P1 वेक्टर और P2 वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर जो है N1 और ये N2, मतलब कि अगर ये दोनों 90 डिग्री बना रहे, राइट एंगल बना रहे, तो इन दोनों को भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो रिजल्ट मेरे पास निकल के आया है कि N1 डॉट N2 इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ गया कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स। पैरेललिज्म के लिए क्या था कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी है, तो दूसरी इक्वेशन को क्या होना पड़ेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस ई इज इक्वल टू 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो ये था कि एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन कैसे करें और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म ऑफ टू प्लेन्स। नेक्स्ट चलते हैं, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ प्लेन्स। अब फैमिली ऑफ प्लेन्स में क्या होगा कि एक मेरे पास अगर प्लेन गिवन है P1 और दूसरा प्लेन है P2, एक प्लेन है P1 और दूसरा है P2।
अब फैमिली ऑफ प्लेन्स का कंसेप्ट ये है कि मेरे पास एक P1 प्लेन है, दूसरा P2 प्लेन है, इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है मान लेते हैं L है। अब मुझे वो सारे प्लेन्स बताने हैं जो इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं, मतलब कि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन उन प्लेन्स पे लाई करनी चाहिए। तो फिर अब इसकी फैमिली मतलब कि इसकी हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जब भी फैमिली की बात होती है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखा था फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है, फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है, पैराबोला, हाइपरबोला सब देखा था। उसमें मेन कंसेप्ट ये था कि अगर मेरे पास फैमिली ऑफ लाइंस की बात हो रही है, मतलब कि अगर मेरे पास दो लाइंस है L1 और L2, फैमिली ऑफ लाइंस का मीनिंग ये होता था कि हमें वो सारे लाइंस की इक्वेशन कंबाइन करके बता दो जो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो वो हो जाएगा L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। सर्कल्स में अगर मेरे पास पहला सर्कल S1 दूसरा सर्कल S2, हमें उन सर्कल्स की फैमिली की इक्वेशन बता दो जो S1 और S2 के दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं। वो हो जाएगा S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हम देखते थे कि फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है, फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है। सिमिलर फैमिली ऑफ पैराबोलास के लिए भी हो जाएगा, सेम कंसेप्ट है। अब इसी कंसेप्ट को मुझे प्लेन्स के लिए यूज़ करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। वहाँ पर हमारे पास लाइंस थी तो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 कर दिया। यहाँ पर मेरे पास प्लेन्स है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इज इक्वल टू 0। बस ये जो इक्वेशन होगी ये मेरे पास होगी फैमिली ऑफ प्लेन्स जो जिन प्लेन्स पर जो इन दोनों प्लेन्स P1 और P2 इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाई करती है। तो ये था इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। नेक्स्ट आ जाता है कि फैमिली ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, मतलब कि एज्यूम कर लेते हैं मेरे पास एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब मुझे उन प्लेन्स की फैमिली की इक्वेशन बतानी है जो इस प्लेन से पैरेलल है। अब दो प्लेन्स के पैरेलल होने की कंडीशन ये थी कि जो स्टार्टिंग पोर्शन है उसे सेम होना पड़ेगा और जो लास्ट का पोर्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए। मान लेते हैं वो लैम्डा है इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास उन प्लेन्स की फैमिली होगी, मतलब कि इक्वेशन ऑफ उन प्लेन्स की होगी जो इस गिवन प्लेन से पैरेलल है। तो बस ये कंसेप्ट है फैमिली ऑफ प्लेन्स का, मतलब कि अगर मेरे पास दो प्लेन्स गिवन है उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन्स की इक्वेशन कैसे लिखेगी, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2। अगर मेरे पास एक गिवन प्लेन है उससे पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग पोर्शन सेम रहेगा प्लस जो लास्ट का क्या कहते हैं कांस्टेंट है उसे चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है टू साइड्स ऑफ प्लेन। अब प्लेन जो है वो पूरे स्पेस को कहते हैं दो पोर्शंस में डिवाइड कर लेता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब इसको यही जो कंसेप्ट है आपने क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था लाइंस वाले चैप्टर में, कि अगर मेरे पास ये पूरा अगर ये मेरे पास पूरा 2D प्लेन है तो ये लाइन है इस पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं तो वो इस लाइन के सेम साइड पे लाई करते हैं या फिर अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो टेक्निक थी वो ये थी कि अगर मान लेते मेरे पास एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैंने एक रैंडम इक्वेशन ऑफ लाइन ले ली। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है p x1 y1, दूसरा q x2 y2। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूँ कि ये दोनों इस लाइन के सेम साइड पे लाई करते हैं अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। सेम साइड का मतलब है कि इस साइड पे लाई कर रहे हैं सेम साइड पे, अपोजिट साइड का मतलब है कि एक यहाँ पर लाई कर रहा है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास ये मेथड था कि अगर ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c, अगर ये पॉजिटिव हो जाता है मतलब इसका मीनिंग होगा कि वो सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव हो जाता है
अगर ये चीज़ नेगेटिव हो जाती है तो इसका मीनिंग होगा कि वो अपोजिट साइड पे लाया करें। ये हो गया सेम के लिए और ये मेरे पास हो गया अपोजिट के लिए। तो ये कंसेप्ट हम यूज़ करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस चीज़ के लिए, टू साइड्स ऑफ लाइन के लिए। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या था कि अगर मेरे पास एक लाइन है तो जो भी पॉइंट्स इस लाइन के इस साइड पे लाया करेंगे तो एज्यूम कर लेते हैं वो पॉजिटिव साइड वो जो अगर मैं उन पॉइंट्स को इस लाइन में पुट करूँ तो वो पॉजिटिव साइन देंगे। तो अगर ये पॉजिटिव दे रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि इस साइड को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती थी एक क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम टू साइड्स ऑफ लाइन के लिए यूज़ करते थे। कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया और फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। सेम चीज़ हम यहाँ पर प्लेन्स में यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। अगर मेरे पास प्लेन है, एज्यूम कर लेते हैं प्लेन पी है और इसकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। मेरे पास क्या कहते हैं कुछ रैंडम पॉइंट्स गिवन है। मान लेते हैं कि एक पॉइंट हो गया P1, दूसरा पॉइंट हो गया P2। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस प्लेन के सेम साइड पे लाया करते हैं या फिर अपोजिट साइड पे लाया करते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, सेम साइड पर तभी लाया करेंगे जब ax प्लस बी वाई 1 प्लस सी जेड 1 प्लस डी डिवाइड बाई ax2 प्लस बी वाई 2 प्लस सी जेड 2 प्लस डी। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो सेम साइड पे लाया करेंगे और अगर यही चीज़ नेगेटिव होगी तो इसका मीनिंग है वो अपोजिट साइड पे लाया करेंगे। तो बस ये कंसेप्ट था टू साइड्स ऑफ प्लेन का। अगर दो पॉइंट सेम साइड पे तभी लाया करेंगे जब वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, अपोजिट साइड पे लाया करेंगे जब वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। सेम चीज़ हमने कहाँ पर डिस्कस की थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि मेरे पास अगर ये लाइन है, इसकी इक्वेशन मुझे गिवन है और एक गिवन पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा, अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस गिवन है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। वहाँ पर जो हमने फॉर्मूलाज लिखे थे, जैसे कि इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि जो भी मेरे पास पॉइंट है उसको मैं इस लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मेरे पास ये आ गया प्लस सी, इसका मॉड लेना डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसके लिए फॉर्मूला था और इसके लिए फॉर्मूला था d1 माइनस d2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसके लिए फॉर्मूला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये चीज़ें हम लिखते थे लाइंस के लिए। अब प्लेन्स के लिए इनको लिखना है तो कैसे करेंगे। मान लेते मेरे पास एक प्लेन है P1, इसकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन है। और मेरे पास एक पॉइंट Q गिवन है x0 y0 z0। मुझे दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला होगा, मैं इस चीज़ को यहाँ पर कॉपी करूँगा, ax0 प्लस बी वाई नॉट प्लस सी जेड नॉट। एक एक्स्ट्रा टर्म मैंने ऐड कर दिया सी जेड वाला प्लस डी, और इस चीज़ का मॉड लेना है डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने किया क्या, ये है मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला। इसमें हमने क्या किया था, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट किया, मॉड लिया और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे, इस पॉइंट को मैं इस प्लेन में पुट करूँगा, मॉड लेकर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया सी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये था इसका फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का क्या फॉर्मूला था, d1 माइनस d2 उसका मॉड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पर होगी। मान लेते मेरे पास दो प्लेन्स है P1 और P2। पहले की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 इज इक्वल टू 0। दूसरे की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d2 इज इक्वल टू 0। मुझे दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जो डिस्टेंस d होगा उसे मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ d1 माइनस d2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमने किया क्या, जो भी चीज़ें हमने लाइंस के बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी थी उसको ही बस यहाँ पर रेप्लिकेट किया है।
तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो लाइंस का एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते थे, सेम मेथड से हम प्लेन्स की भी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कैसे करते थे कि मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2, मुझे इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो दो एंगल बाइसेक्टर बनते थे, पहला था एक ये और दूसरा ये, इसके दो एंगल बाइसेक्टर्स पॉसिबल है। अब इनकी इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, तो फिर इसका मेथड क्या होता है, मान लेते हैं L1 की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z, z कहाँ से आ गया, प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2 की इक्वेशन मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये L1 की इक्वेशन, ये L2 की इक्वेशन, मुझे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है। तो मेथड क्या होता था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 का मॉड डिवाइड बाई रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास एक एंगल बाइसेक्टर आएगा, माइनस करूँगा तो दूसरा आएगा। फिर मॉड a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मेथड था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मेरे पास दो लाइंस गिवन होगी तो मैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालूंगा। अब मुझे इसे प्लेन्स के लिए लिखना है, तो इसमें मेथड क्या होगा, जैसे कि हमने क्या किया था, जो भी मेरे पास प्रीवियस फॉर्मूलाज थे लाइंस के लिए, उनमें बस एक z का कंपोनेंट ऐड किया था, वो प्लेन्स के लिए फॉर्मूला बन गया था। सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। अज्यूम कर लेते हैं P1 प्लेन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 है, और दूसरे की हमने a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, इस तरह से हमने एक इक्वेशन इसकी एज्यूम कर लिया। तो एंगल बाइसेक्टर में कैसे लिखोगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड करेंगे प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये। तो जिस तरह से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस के लिए एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखी थी, सेम मेथड से हम प्लेन्स के लिए भी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर मैं प्लस लिखूंगा तो मेरे पास एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी, और माइनस की तो दूसरे की आएगी, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस है। अब ये लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई एंगल बाइसेक्टर एक्यूट है और कोई एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस है। इसका मीनिंग क्या है, मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन P1 है और दूसरा प्लेन P2 है, तो जहाँ पर इन दोनों प्लेन्स के बीच में ये वाला जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है और ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसे मैं कह दूंगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो एंगल बाइसेक्टर हो गया वो मेरे पास हो गया ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। अब दोनों की इक्वेशन कैसे निकालें, मतलब कि मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूं कि एक्यूट वाला पॉजिटिव वाला एंगल बाइसेक्टर है, नेगेटिव वाला एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस वाला पॉजिटिव वाला एंगल बाइसेक्टर है या फिर नेगेटिव वाला एंगल बाइसेक्टर है। तो इसके लिए मेथड होता है कि मैं क्या करूँगा, एक टर्म डिफाइन करूँगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो मैंने एक टर्म डिफाइन कर दी, एज्यूम कर लेते हैं इसे t के बराबर। अगर t पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव वाला जो साइन होगा वो ऑब्ट्यूस के लिए होगा और नेगेटिव वाला साइन एक्यूट के लिए होगा। अगर t नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला साइन ऑब्ट्यूस के लिए होगा और पॉजिटिव वाला साइन एक्यूट के लिए होगा। सेम मेथड हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज़ करते थे। एक्यूट उस टाइम जो हमारे पास t की वैल्यू है वो ये होती थी a1 a2 प्लस b1 b2। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव होता था तो ऑब्ट्यूस के लिए पॉजिटिव, एक्यूट के लिए नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होता था तो फिर ऑब्ट्यूस के लिए नेगेटिव, एक्यूट के लिए पॉजिटिव। अब इस चीज़ को हम कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जो मेरे पास t1 टर्म है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका साइन प्लस हो गया,
तो जो भी T1 का साइन होगा वही सेम साइन ऑब्ट्यूज के लिए होगा और उसका अपोजिट साइन एक्यूट के लिए होगा। अगर T1 नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज को भी नेगेटिव होना पड़ेगा और एक्यूट को पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो ये था एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स और हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि एक्यूट वाला एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूज वाला एंगल बाइसेक्टर कौन सा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। मतलब कि मेरे पास एक प्लेन है P1, दूसरे प्लेन है P2। हमें ये पता है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। मतलब कि जब भी मेरे पास दो प्लेन्स होते हैं वो एक लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं और इसी लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर मुझे कोई बोले कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस वो देखना है। अब मुझे दो प्लेन्स पता है, दो प्लेन्स पता है, इसका मतलब है कि मुझे दोनों प्लेन्स पर एक पॉइंट पता है और एक नॉर्मल वेक्टर पता है। इसका मीनिंग तो यही हुआ। अब हम इन दोनों क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन की, इन दोनों गिवन चीज़ों की हेल्प से इस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मुझे एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो मुझे बस उस पर एक गिवन पॉइंट चाहिए होगा, एक पॉइंट चाहिए होगा और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होगा, पैरेलल वेक्टर। दोनों चीज़ें अगर मुझे मिल जाए तो फिर मैं क्या कहते हैं लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो पैरेलल वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लेते मेरे पास P1 वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर n1 है और P2 वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर n2 है। तो फिर अगर मैं दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूँ तो जो मेरे पास वेक्टर आएगा वो इस वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा और इस वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा। और हम देख सकते हैं ये जो मेरे पास वेक्टर आया n1 क्रॉस n2, ये वेक्टर इस लाइन से पैरेलल है। मतलब कि हमारे जो पैरेलल वेक्टर वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो हमें एक पैरेलल वेक्टर पता चल गया। अब एक पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि अज्यूम कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बताता हूँ। ax + 2y + 3z = 4, ax + y + z = 5। ये मेरे पास दो प्लेन्स है। अब पैरेलल वेक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मुझे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अगर मेरे पास दो प्लेन्स के बनोगे तो उनका एक कॉमन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करता है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे एग्जांपल से देखते हैं। तो जो मेरे पास पॉइंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x, y और z में से कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट तो इसे 0 एज्यूम कर लेंगे। तो मान लेते हैं मैंने z को 0 एज्यूम कर दिया। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो z वाला टर्म है वो हट गया। तो मेरे पास जो इक्वेशन फॉर्म हुई वो ये हो गई। तो जैसे ही मैंने z को गायब किया तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। दो इक्वेशन से, दो वेरिएबल से मैंने सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, y = -1 और x = 6। तो मेरे पास x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई और z मैंने 0 माना था। तो 6, -1, 0, ये जो मेरे पास पॉइंट आया ये वो पॉइंट आ गया। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करता है। कैसे, ये पॉइंट इस प्लेन पे भी लाई करता है, इस प्लेन पे भी लाई करता है और दोनों प्लेन के जो पॉइंट दोनों प्लेन कहाँ पर मिलते हैं, वो एक लाइन पर मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे भी लाई करता है। तो फिर हमें एक पॉइंट भी पता चल गया, कैसे हम निकालेंगे, एक पैरेलल वेक्टर भी पता चल गया। तो फिर जो मेरे पास इक्वेशन थी a + λb तो इस = 0, इसकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस यही मेथड था लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। अब इस केस में हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा पहले का वो होगा i + 2j + 3k, दूसरे का i + j + k होगा। इसका मुझे नॉर्मल वेक्टर पता है, इसका मुझे पता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। कहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लिए, i j k 1 2 3 1 1 1 is equal to -i -1 -3 -2 + 2j -k। ये मेरे पास दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, मतलब एक पैरेलल वेक्टर पता चल गया। तो फिर और मेरे पास जो पॉइंट था वो था
6, -1, 0। तो इसको वेक्टर्स में लिखेंगे 6i कैप माइनस जे कैप प्लस 0k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स जो भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट करके आया पैरेलल वेक्टर ये। तो ये मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन होगी वेक्टर फॉर्म में। सिमिलर मेथड से हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो ये मेथड था कि हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन कैसे निकालें। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर मेरे पास एक प्लेन गिवन हो और एक लाइन गिवन हो तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अगर मुझे इस पॉइंट को फाइंड आउट करना होगा तो कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक ये है, मेरे पास दो चीज़ें गिवन है, एक प्लेन और एक लाइन। अब लाइन के बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ। लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कुछ इस टाइप की होती है। तो फिर ये जो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस लाइन पर ही लाई करता है। तो मतलब कि जो ये मेरे पास ये पॉइंट है वो भी इसी फॉर्म का होना चाहिए। मतलब कि उस पॉइंट को भी अगर मैं ए को इससे ही ले जाऊँ तो ए लैम्डा प्लस x1 उसका x कोऑर्डिनेट भी इस फॉर्म का होना चाहिए, उसका y कोऑर्डिनेट भी b लैम्डा प्लस y1 की फॉर्म का होना चाहिए, z कोऑर्डिनेट c लैम्डा प्लस z1 की फॉर्म का होना चाहिए। रीज़न क्या है कि ये जो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस लाइन पे लाई करता है, तो उनके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट को इन फॉर्म्स का होना चाहिए, तभी ये पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई करेगा। तो मतलब कि मुझे क्या पता चल चुका है कि जो पॉइंट है वो इस फॉर्म में होगा जहाँ पर मुझे a पता है, b पता है, c पता है, x1 पता है, y1 पता है और z1 पता है। कैसे पता है? क्योंकि ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन दोनों गिवन चीज़ है। बस मुझे फाइंड आउट लैम्डा करना है। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब लैम्डा कैसे फाइंड आउट करेंगे? लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक इक्वेशन चाहिए होगी। एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक इक्वेशन अगर मुझे और मिल जाए तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे होगा कि जो पॉइंट है वो इस प्लेन पे भी लाया करता है। मतलब कि x और y z की इन वैल्यूज़ को अगर मैं इस प्लेन पे इस प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट करते मेरे पास एक रिलेशन आ गया L टाइम्स a लैम्डा प्लस x1 प्लस m टाइम्स b लैम्डा प्लस y1 प्लस n टाइम्स c लैम्डा प्लस z1। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। इस रिलेशन की हेल्प से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें L पता है, M पता है, N पता है और ये सारी चीज़ें भी पता है। तो बस ये मेथड था कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, एक प्लेन का और एक लाइन का। कंसेप्ट क्या है, लाइन की इक्वेशन से हमें पता चल जाए कि वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के किस फॉर्म के होंगे। बस हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि जो पॉइंट है वो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इन कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट करो, लैम्डा की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर विच एक लाइन जो है एक प्लेन से पैरेलल हो जाए। मतलब कि मैं कैसे जस्टिफाई करूँ कि मेरे पास एक गिवन प्लेन है और एक लाइन है, मैं कैसे प्रूव करूँ दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन है P और दूसरी एक लाइन है L। मुझे प्रूफ करना है दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। कैसे करेंगे, क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब एक लाइन के बारे में मुझे क्या क्या पता है कि उस पर मुझे एक गिवन पॉइंट पता है, उसका पोजीशन वेक्टर पता है और एक पैरेलल वेक्टर पता है जिससे ये लाइन पैरेलल है। ये मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है लाइन की। प्लेन की मेरे पास एक गिवन पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, एन वेक्टर। तो ये मेरे पास प्लेन की गिवन इक्वेशन, ये लाइन की गिवन इक्वेशन, इनका यूज़ करके मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन जो है इस प्लेन से पैरेलल है। अब अगर ये लाइन जो है इस प्लेन से पैरेलल है मतलब इसका पैरेलल वेक्टर जो है इस लाइन का वो इस प्लेन से पैरेलल होगा। मतलब कि मुझे इस लाइन को इस प्लेन से पैरेलल करने का दिस इज इक्विवेलेंट टू अगर मैं इसके पैरेलल वेक्टर को उस प्लेन से पैरेलल कर दूँ। मतलब कि प्रॉब्लम इसमें हो गई कि अगर मैं इस प्लेन को इसके पैरेलल वेक्टर बी से पैरेलल प्रूफ कर दूँ तो मेरा काम डन हो जाएगा। नेक्स्ट, मुझे इस प्लेन के बारे में नॉर्मल वेक्टर पता है। तो मतलब कि अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर और प्लेन दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो रहे हैं तो फिर सेम चीज़ होगी कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो मेरे पास पैरेलल वेक्टर बी है और नॉर्मल वेक्टर है इन दोनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। अगर इन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए तो ये वेक्टर और ये प्लेन दोनों पैरेलल हो जाएंगे। मतलब कि लाइन और प्लेन पैरेलल हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब हुआ कि बी वेक्टर और एन वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट
इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन थी कि क्या कंडीशन है कि एक प्लेन जे और एक लाइन दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो, क्या होना पड़ेगा, इसके नॉर्मल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना है। तो अब नेक्स्ट है कंडीशन फॉर विच लाइन लाइज ऑन अ प्लेन। मतलब कि मेरे पास दो चीज़ें गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन मुझे पता है और एक प्लेन की इक्वेशन मुझे पता है। एक प्लेन गिवन है और एक लाइन गिवन है, लाइन एल। मुझे प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है वो इस प्लेन पर ही लाई करता है, मतलब इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट इस प्लेन पर भी लाई करता है, मतलब कुछ इस टाइप का। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अब अगर मैं इसी कंडीशन को यहाँ पर रख दूँ कि B1 B और n वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, तो ये क्या करता है कि इस लाइन और इस प्लेन को दोनों को पैरेलल कर देता है। अब दोनों लाइन और प्लेन एक दूसरे से पैरेलल हो गए। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस लाइन पर लाई करने वाले कोई से भी पॉइंट को इस प्लेन पर अगर इस लाइन पर लाई करने वाला कोई सा भी पॉइंट इस प्लेन पर भी आ जाए तो पूरी लाइन ही प्लेन पर आ जाएगी। रीज़न क्या है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो या तो मैं इस पर लाई करने वाले किसी पॉइंट को इस प्लेन पर ले आऊँ या फिर इस प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को इस लाइन पर ले आऊँ, तो फिर ये लाइन जो कम्प्लीटली इस प्लेन पर आ जाएगी। तो फिर फर्स्ट कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अज्यूम कर लेते हैं इस लाइन पे लाई करने वाला जो पॉइंट है, मान लेते हैं Q है, उसका पोजीशन वेक्टर A है, और इस प्लेन पर जो एक पॉइंट है मान लेते हैं उसका पोजीशन वेक्टर क्या माने C वेक्टर है, पॉइंट मेरे पास R है, ठीक है। अगर सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर ये जो मेरे पास पॉइंट Q है इस प्लेन पे लाई कर दे, मतलब कि जो मेरे पास इस प्लेन की इक्वेशन है उसमें अगर मैं A वेक्टर को पुट करूँ और ये सेटिस्फाई कर जाए, तो फिर अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरे पास गिवन लाइन है वो उस प्लेन पे लाई करती है। अब ये जो कंडीशन है इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, या तो ये हो जाए या फिर जो लाइन L है उसमें अगर मैं C वेक्टर को पुट करूँ तो ये सेटिस्फाई कर जाए। मतलब कि अगर ये जो मेरे पास Q पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, या तो ये इस प्लेन पे लाई कर जाए या फिर जो C वेक्टर है जिसका मतलब R पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर C है वो इस लाइन पे लाई कर जाए। दोनों में से कोई भी चीज़ हो जाए तो फिर मेरे पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेकंड में दो ऑप्शन है कि या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए। तो ये कंडीशन थी कि क्या कंडीशन थी कि लाइन जो है एक प्लेन पर कब लाई करेगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन अ प्लेन। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास एक पॉइंट गिवन है जिसके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, एक पॉइंट P है जिसके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, और एक प्लेन P है जिसके मुझे उसकी इक्वेशन पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। मतलब मेरे पास एक गिवन पॉइंट है और एक गिवन प्लेन है। अगर मैं इस पॉइंट से इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और वो इस प्लेन को एक m पॉइंट पर मीट करता है, तो मुझे फाइंड आउट करने के इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसका मेथड सेम रहेगा जिस तरह से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन फाइंड आउट करते थे इस चैप्टर में 3D में, और सेम मेथड रहेगा जिस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन इमेज ऑफ अ पॉइंट उस चीज़ों की बात करते थे। क्या मेथड रहेगा, अगर मैं इस क्या कहते हैं पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट M को अज्यूम कर लूँगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा जो है यहाँ पर एक वेरिएबल्स की तरह यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो पहला हम यहाँ पर दो कंडीशंस चाहिए होगी जिसकी हेल्प से हम इन क्या कहते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दो कंडीशंस कौन सी होगी, पहली कंडीशन ये है कि पीएम वेक्टर और इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, पीएम वेक्टर और इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा दोनों को एक दूसरे से पैरेलल होना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जो मेरे पास M पॉइंट है, M पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन P। दो कंडीशंस है, पहला क्या है, मैंने क्या किया, इस पॉइंट P को इसके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है।
तो ये जो पॉइंट पे कौन से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? पहला तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा उस नॉर्मल वेक्टर को पीएम वेक्टर से पैरेलल होना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे पास ये पीएम वेक्टर है इस प्लेन से परपेंडिकुलर है और नॉर्मल वेक्टर भी इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो दोनों का पैरेलल होना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरा क्या, जो पॉइंट एम है वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इन दो कंडीशंस की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फोट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन। कैसे करेंगे देखते हैं। एज्यूम करते हैं मेरे पास प्लेन जो है x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1 है, ठीक। और मेरे पास जो पॉइंट है वो 0, 1, 0 है। मुझे यहाँ से फोट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। अज्यूम करते हैं जो मेरे पास पॉइंट एम है उसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा, बीटा, गामा है। जो पीएम वेक्टर है, पीएम वेक्टर और एन वेक्टर दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा, तो पीएम वेक्टर मेरे पास आ जाता है अल्फा ई कैप प्लस बीटा -1 जे कैप प्लस गामा के कैप। ये मेरे पास आ गया पीएम वेक्टर। एन वेक्टर क्या आएगा, हम प्लेन को देख के लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। मुझे दोनों वेक्टर्स पता चल गए, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होने चाहिए। तो मैं अल्फा को लिख सकता हूँ लैम्डा, बीटा -1 को लिख सकता हूँ लैम्डा, जिससे रिजल्ट आएगा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, और गामा को मैं लिख सकता हूँ 2 लैम्डा। तो यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट आया वो ये आया कि अल्फा बीटा गामा ये इक्विवेलेंट है गामा ने लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा। तो अब मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा। अगर मैं एक और कंडीशन यहाँ पर ले लेता हूँ तो मेरे पास उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। सो सेकंड कंडीशन क्या है कि जो मेरे पास पॉइंट एम है, मतलब कि जो मेरे पास पॉइंट एम है उसके कोऑर्डिनेट्स ये है, ये जो है इस प्लेन पे लाई करना चाहिए। अगर इस पॉइंट को इस प्लेन पे लाई करना है तो इसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मैं इसको इसमें पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा। इन सब का सम 1 के बराबर आना चाहिए। 1 से 1 कैंसिल हो गया, सारे लैम्डा से दूसरी साइड 0 है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जो मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो है 0, 1, 0। मतलब कि ये पॉइंट इस फील आया करता था, मुझे नहीं पता था इसलिए। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। अब जब हमने लाइंस की बात की थी कि हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाले, तो हमने पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर देख लिया था। इमेज हमने उस टाइम कैसे फाइंड आउट की थी कि अगर मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल चुका है तो मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से मुझे ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, मुझे पता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज और उस गिवन पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके हम इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर हमने निकाल लिया तो नेक्स्ट स्टेप हमारा मिड पॉइंट फार्मूला होगा, उसकी हेल्प से मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कुछ है ही नहीं, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया।